हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 26, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का भाग नंबर 26। इससे पहले दोस्तों आपको 25 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, और यहाँ पर भी दोस्तों आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो आराम से आप टॉपिक को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार हमेशा की तरह आराम से नोट करते रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आराम से आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको मास परसेंटेज निकालना होगा, मास परसेंटेज यदि आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। कार्बन का जो आपका मास होता है ये होता है 12, और ओ का जो होता है मास ये 16 होता है। यहाँ पे चूंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, एटॉम है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, O2 में यहाँ पर 32 कर देंगे, यानी कि 32 यहाँ पर आप एटॉमिक मास कर देंगे। यदि आप CO2 का निकालें, दोनों का आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 34, यहाँ पर 34 और प्लस 10 यानी कि 44 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आपको दोस्तों मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है कार्बन का, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कार्बन का मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए काटने पे क्या मिलेगा आपको, यदि आप 4 से काटें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 300 डिवाइडेड बाई 11। यदि आप 11 से भाग देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27.3 के अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाले में दिखता है 27.3%। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। यदि आपको ऐसे निकालना होता दोस्तों O2 का, तो यहाँ पर आप O2 का मास लेते और नीचे टोटल लेते, गुणा 100 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे भारी तत्व है। यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ दी नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट। यदि आप बात करें हैवीएस्ट एलिमेंट की, जो कि दोस्तों नेचुरली अकरिंग है, यानी कि यह आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपको यूरेनियम दिखाई देता है। यूरेनियम जो है दोस्तों, यूरेनियम यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है। यह आपका हैवीएस्ट एलिमेंट होता है जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। और वैसे दोस्तों आप ये भी जानते होंगे यूरेनियम जो है खास तौर पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे फ्यूल के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ईंधन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर जो एटॉम बम होता है उसमें भी ईंधन के तौर पर यानी कि फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसी के डिकम्पोजिशन से लगातार यहाँ पर लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। तो आप इसके आधार पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो यहाँ पर आप सी वाले में टिक कर देंगे यूरेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, नॉर्मल रेन वाटर हैज़ अ पीएच लेवल ऑफ। यानी कि आपको पूछा गया है जो वर्षा का पानी होता है, नॉर्मल वर्षा का पानी होता है जो, उसका पीएच मान क्या होगा। यदि आप बात करें दोस्तों रेन वाटर की, तो नॉर्मली यदि आप बात करें जो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल कहें या फिर आप क्लीन कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों नॉर्मली पीएच मान इसका एसिडिक होता है, यानी कि 7 से नीचे होता है। आप जानते हैं 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो कि लिक्विड का वाटर का होता है। यदि आप 7 के ऊपर जाएंगे तो बेसिक मिलेगा आपको, यानी कि क्षारीय मिलेगा, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एसिडिक मिलेगा, यानी कि अम्लीय मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेन होती है दोस्तों, यानी कि जो वर्षा होती है, उसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से नीचे होता है। यहाँ पर आप देखते हैं 5.6 ये आपका नॉर्मल होता है। कहीं पर आपको यहाँ पर 5 भी लिखा दिया रहेगा, तो ये आपका दोस्तों नॉर्मल कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए जो एसिड जो रेन होती है उसका नेचर एसिडिक क्यों होता है। आप कह देंगे दोस्तों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 के प्रेजेंस होने के कारण। आप जानते हैं CO2 रिएक्शन करेगी H2 के साथ में तो कार्बोनिल एसिड बनाएगी, और कार्बोनिल एसिड बनने से ही दोस्तों इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। और एक क्वेश्चन और आता है, जो रेन वाटर जो आपकी एसिडिक रेन होती है
यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है, जो हार्मफुल होती है दोस्तों खेती के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए या फिर आप बिल्डिंगों के लिए देखते हैं, इनके लिए जो हानिकारक होती है एसिड रेन, एसिडिक रेन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका पीएच आपको बताना है क्या होता है। तो वो दोस्तों क्या होगा, नॉर्मल जो रेन होगी उससे नीचे का होगा, यानी कि इससे नीचे होता है तो ये आपका एसिड रेन के अंदर आएगा। मिनिमम तक दोस्तों आप 4 तक यहाँ पे जाते हैं, 4 से लेके यहाँ तक लगभग ये होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में सर्वाधिक सघन तरल है, यानी कि आपको बताना है विच वन इज द मोस्ट डेंस लिक्विड। यदि आप बात करें मोस्ट डेंस लिक्विड की, तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको वाटर दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है और गैसोलीन दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेंसर कहने का मतलब क्या है, डेंस कहने का मतलब है जो सघन होगा। और सघनता आप किसके आधार पर देखते हैं, ये आप देखते हैं दोस्तों डेंसिटी के आधार पर। यानी कि यदि आप बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी यानी कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यानी कि यदि आपको निकालना होगा, मान लीजिए आपको वाटर का ही निकालना हो, तो क्या लेंगे दोस्तों आप यहाँ पे पहले वाटर का मास लेंगे और डिवाइड कर देंगे जो भी आपने वाटर का वॉल्यूम लिया है, जो भी अमाउंट में लिया है उस अमाउंट के साथ में दोस्तों वॉल्यूम का डिवीजन कर देंगे, तो ये आपको डेंसिटी देगा। तो इसके आधार पर यदि आप देखें दोस्तों, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 जो होता है, इसका इस्तेमाल आपको मालूम होगा हॉस्पिटल्स में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पे बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे CH-Cl3 जो होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, इसकी डेंसिटी इनमें सर्वाधिक होती है, यानी कि आप कह देंगे ये आपका दोस्तों सर्वाधिक डेंस होता है। वैसे नॉर्मली आपको पूछा जाए दोस्तों, जो मोस्ट लिक्विड डेंस लिक्विड होता है, मोस्ट डेंस लिक्विड होता है वो होती है मरकरी, जो कि नेचुरली आप देखते हैं मरकरी है। ये आपका नेचुरली दोस्तों एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि मोस्ट डेंसिटी लिक्विड होता है एट STP पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तत्व जिसकी न्यूनतम वैद्युत ऋणात्मकता है, यानी कि आपको बताना है एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बात करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए कोई कंपाउंड यहाँ पर बनता है, तो कंपाउंड में आप जानते हैं दोस्तों मोर देन वन एलिमेंट क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाउंड के टाइम में क्या होता है, जब यहाँ पर पेयरिंग होती है तो यहाँ पर बाउंड क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ बनेगा बाउंड बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसके दौरान दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है, यानी कि बॉन्ड के टाइम पे क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी दोस्तों शेयरिंग होगी। और शेयरिंग के दौरान में जो भी दोस्तों ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा, जो भी न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वही आपका ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि आप यहाँ पर कह देंगे जो शेयरिंग के दौरान दोस्तों ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वही वाला आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर यदि आप दोस्तों पॉलिंग स्केल का इस्तेमाल यहाँ पर बात करें, जो पॉलिंग स्केल है उसके अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, जो फ्लोरीन होता है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। यदि आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये 4 होती है। और वैसे आप लीस्ट की बात करें दोस्तों, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका होता है, यहाँ पे देखिए आपको 2 एलिमेंट दिए होंगे दोस्तों, एक आपका सीजियम भी दिया रहता है, सीजियम, या फिर आपको दिया होगा फ्रेंसियम। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे देखिए जो फ्रेंसियम है दोस्तों और जो सीजियम है बहुत ही नियर है, लेकिन आप बात करें यदि लीस्ट की तो आप यहाँ पर टिक करेंगे फ्रेंसियम में। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो फ्रेंसियम होता है उसकी दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग आपकी होती है 0.79 के अप्रॉक्स। और वैसे आप सीजियम की देखेंगे तो सीजियम की भी लगभग आपके यहाँ पे 0.7 के अप्रॉक्स ही होती है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर सीजियम दिया रहेगा तो आप सीजियम पर टिक करेंगे, और वैसे आपको मोस्ट पूछा गया तो आप फ्लोरीन पर टिक करेंगे। नॉर्मली देखिए दोस्तों जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये आपकी नीचे से ऊपर को जाने में बढ़ती है, यानी कि आप जानते हैं ऊपर वालों का साइज छोटा होता है। यहाँ पर आप देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जो ऊपर वाले होंगे उनका दोस्तों साइज छोटा होता है और नीचे वालों का बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो टॉप वाले हैं। तो आप नीचे को जाएंगे दोस्तों, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घटेगी, यानी कि ऊपर वाले जो हैं आप देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ही यदि आप हेलोजनों में देखें आयोडीन, तो यहाँ पर आप देखते हैं टॉप में है तो इसकी क्या होगी, मोस्ट होगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लास्टिक इज द टाइप ऑफ, जो प्लास्टिक होता है दोस्तों आपको बताना है किसका टाइप है, पॉलीएस्टर होगा, पॉलीमर होगा या एक्रेलिक होगा या नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो प्लास्टिक होता है एक प्रकार से ये पॉलीमर होता है, यानी कि एक बहुलक होता है। और आप जानते हैं पॉलीमर कैसे बनते हैं दोस्तों, पॉलीमर बनते हैं लगातार जब आप मोनोमर्स की एक चेन बना लेते हैं, उससे ही पॉलीमर बनते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आप यहाँ पे इनको आप एक यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट को आप लगातार दोस्तों क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करेंगे आप, रिपीट करेंगे एक ही यूनिट को दोस्तों बार बार, तो इससे क्या बनता है, एक पॉलीमर बनता है। तो ऐसा ही पॉलीमर दोस्तों प्लास्टिक होता है, जो कि एक प्रकार से मोस्टली कार्बन का क्या होती है, एक लंबी चेन होती है, यानी कि आप कह देंगे अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटॉम विद और विदाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए मोस्टली क्या यहाँ पे जोड़ा रहता है, O2 जोड़ा रहेगा या नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा या सल्फर जुड़ा रहेगा। तो इनके साथ में हो सकता है यहाँ पे जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन कार्बन दोस्तों यहाँ पे ज़रूर होगा। तो आप कह देंगे यहाँ पे मोस्टली क्या होती है दोस्तों, कार्बन की ही चेन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे पॉलीमर में, सेकंड वाले में। यदि आप बात करें पॉलीएस्टर की दोस्तों, पॉलीएस्टर क्या होते हैं, पॉलीएस्टर में देखिए दोस्तों एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। जो एस्टर है एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि आप इसको देखें दोस्तों, ये आपका होता है RC⋯OOR। यहाँ पर आप R' भी कह सकते हैं, यानी ये दोस्तों आपके जो R हैं ये एल्कीन है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एस्टर का जो ग्रुप है उसका नाम क्या है या केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप आराम से बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपने देखा पॉलीमर जो था, पॉलीमर इस प्रकार की एक लंबी चेन थी। तो यहाँ पे जो प्रत्येक यूनिट होगी दोस्तों, यानी प्रत्येक जो यहाँ पे इकाई होगी उसमें यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप जुड़ा होगा और ये बार बार जुड़ेगा, तो इसी को आप पॉलीएस्टर कहते हैं। तो यहाँ टिक कर देंगे आप ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन परमाणु इसके साथ द्विबंध से जुड़ा रहता है। यानी कि आपको बताना है इन अ कार्बोनिल ग्रुप अ कार्बन एटॉम लिंक्ड डबल बाउंडेड विद। दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, ये भी दोस्तों एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा एस्टर को, तो वैसे ही आपका कार्बोनिल भी दोस्तों एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर होता है C⋯O, या फिर आपको इस प्रकार से भी लिखा रहेगा RR या फिर R' कह सकते हैं आप, C⋯O। तो यही दोस्तों क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप आराम से देखते हैं कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, ऑक्सीजन। वैसे ही दोस्तों कुछ कॉमन ग्रुप के नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे। जैसा कि आप बात करें एल्कोहल का दोस्तों OH होता है। वैसे ही आप बात करें एल्डिहाइड, इसका CHO होता है। वैसे आप कीटोन में देखते हैं CO होता है। वैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं OH ग्रुप का C⋯OH होता है। तो इनको आप याद रखेंगे ताकि आप आराम से इनको पूछे जाने पर बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्विबंध की लंबाई एकल बंध से डैश होती है। यानी कि आपको बताना है द लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज डैश देन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप बॉन्ड लेंथ की बात करें
बॉन्ड लेंथ की बात करें दोस्तों तो इसका आप समझने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इम्प्लाइज मोर या मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट बाइंडिंग एनर्जी या मोस्ट बाइंडिंग आप कह सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जितने ज़्यादा आपके मल्टीपल बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा दोस्तों उनकी क्या होगी, बाइंडिंग होगी, यानी एक प्रकार से पैकिंग होगी आप कह सकते हैं। यानी कि ज़्यादा बाइंडिंग होगी दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस होंगे, बाउंडेड जो नाभिक होंगे, उनके बीच की दूरी दोस्तों कम से कम होती रहेगी, क्योंकि अच्छी पैकिंग होगी तो वहाँ पे जो बीच की गैपिंग है वो ज़्यादा फिलअप होगी। तो इसके आधार पर यदि आप देखें दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो आपका लॉन्गेस्ट होगा, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका शॉर्टेस्ट होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो आपका बीच का होगा। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से दोस्तों लंबा ज़्यादा लेंथ का होगा, और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे शॉर्टर होगा। तो आप तीनों को ही याद रखेंगे, और ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे यदि आप बाउंडिंग बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। यदि आप डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और ज़्यादा होंगे तो उनकी ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होगी, और ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होगी दोस्तों तो उनकी बाइंडिंग जो पैकिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर शॉर्टर होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है, शॉर्टर होती है, आप टिक कर देंगे, यानी कि छोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक रूप से एक हरित गृह गैस नहीं है। यानी कि आपको बताना है विच वन इज नॉट अ प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। यदि आप बात करें दोस्तों अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस मतलब दोस्तों आपका हरित गृह प्रभाव जो होता है, हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें होती हैं। यानी कि हरित गृह क्या कहलाता है दोस्तों, क्या है, ये लगातार जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है उसी को आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हरित गैसेज होंगी दोस्तों क्या करेंगी, वो लगातार हीट को, या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी खास तौर पर जो IR होती हैं दोस्तों उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी अवशोषित कर लेती हैं। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, लगातार एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राइमरीली यदि आप बात करें तो कौन सी वाली गैसेज यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। पहला आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये मोस्ट ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों उसका मेन कॉज आपका CO2 होता है ज़्यादा। उसके बाद आप देखते हैं मीथेन। यदि आप बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो मीथेन का स्थान यहाँ पर आता है। और वैसे आप बात करें दोस्तों ओजोन की, तो ओजोन भी दोस्तों क्या करती है, ओजोन यदि आप बात करें दोस्तों O3, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से एब्जॉर्ब करती है। आपने देखा होगा UV रेज को दोस्तों खास तौर पे एब्जॉर्ब करती है। यानी कि आप कह देंगे जो ओजोन होती है वो भी दोस्तों एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यदि आप बात करें नाइट्रोजन की दोस्तों तो ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है और जो नाइट्रोजन होती है दोनों ही दोस्तों IR के लिए क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि इन पे एक प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप कह देंगे जो O2 होती है और जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों ये नेचुरली क्या होती हैं, एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। आपको यहाँ पर N दिया है तो आप नाइट्रोजन में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होता है। यानी कि आपको पूछा गया है विच एलिमेंट इज प्रेजेंस इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यदि आप बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों, इनमें हमेशा एक एलिमेंट कॉमन होता है। कॉमन एलिमेंट जो होता है दोस्तों वो होता है कार्बन। यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है जो कार्बन से मिलके दोस्तों यौगिक बने हुए हैं।
इन्हीं के आधार पर दोस्तों आप पढ़ते होंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब है दोस्तों अकार्बनिक, यानी कि वहाँ पर कार्बन प्रेजेंस नहीं होगा। और वैसे आप बात करें ऑर्गेनिक की दोस्तों, तो वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा। तो आप दोनों में ही अंतर यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि आपको इनऑर्गेनिक पूछा गया होगा तो वहाँ पर आप कह देंगे कार्बन अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके थैंक्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। ओके थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।